अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका नाम है वाई डू नेशंस फेल, रिटन बाय सर ज़फ़र मिर्ज़ा। इसमें सर ज़फ़र मिर्ज़ा एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट्स का ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाती हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि जब पॉलिटिकल प्रोसेस में आम आवाम को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता और जब लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने में से, और जब पावरफुल माइनॉरिटीज़, जो पावरफुल एलीट क्लास होते हैं वो हमेशा माइनॉरिटी होती है, मेजॉरिटी हमेशा आम आवाम होती है, टेक्स ओवर द गवर्नमेंट। जब पावरफुल माइनॉरिटी गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है और सिस्टम को क्रिएट करती है तो वो अपने बेनिफिट और अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को सेट करती हैं। इसी तरह रिच माइनॉरिटी जो होती हैं वो एक एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करती हैं। नेशनल रिसोर्सेज में से वो अपनी इकोनॉमी को एक्सट्रैक्ट करती हैं। और ये आइडिया लिया गया है इन्फ्लुएंशियल बुक वाई नेशंस फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी by Turkish American economist Daron Acemoglu and British American economist and political scientist James Robinson। इनमें से जो है दे along with Simon Johnson shared the 2024 Nobel Prize for their work on institutions and prosperity। अब इसमें राइटर कहते हैं कि इस तरह की मज़ीद कुछ बुक्स होती हैं जो आपकी इमेजिनेशन और आपका जो इंटरेस्ट है उसको कैप्चर करती हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान के सिचुएशन से रिलेट करती ये बुक है तो ये काफ़ी जो है वो इसकी थ्योरीज़ जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। अब इस आर्टिकल में इस बुक का ज़िक्र इसलिए भी किया गया क्योंकि ये बुक जो है वो इकोनॉमिक थ्योरीज़ जो हैं उनको एक्सप्लेन करती है, और पाकिस्तान में जो कि बजट की अनाउंसमेंट हुई इसकी वजह से काफ़ी डिप्रेसिंग डिस्कशंस भी हो रही हैं। तो हम जो है इस बुक से इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल डिस्कोर्स को डिस्कस कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वाई वी आर फेलिंग, और इस सिस्टम में जो कि हम जानते बूझते फंस गए हैं इससे कैसे निकला जा सकता है। अब इस पूरे आर्टिकल में जो एक बेहतरीन लाइन है वो है दोज हु इस्टेब्लिश्ड प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस प्रॉस्पेयर्ड। मीन्स कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें पावर सेंट्रलाइज नहीं होती, सिंगल पार्टी या सिंगल पर्सन से बिलोंग नहीं करती, बल्कि पावर जो होती है वो डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड होती है, और ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जो है वो सोसाइटी के हर पर्सन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, और इकोनॉमी जो होती है वो डिवाइड होती है, अपनी अपनी जो है वो प्रॉपर्टी होती है आवाम की। अब वो कहते हैं कि इस तरीके का प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम और इंक्लूसिव इकोनॉमिक सिस्टम जो इंस्टीट्यूशंस जिस स्टेट के होते हैं वो प्रॉस्पेयर रहती है, वो कामयाब रहती है। इसके बाद वो डिस्कस भी करते हैं कि लास्ट वीक जो एक आर्टिकल आया था इन एफिशिएंट बाय डिज़ाइन, जिसकी बेसिक लाइन जो थी वो थी द क्वेश्चन इज़ नॉट वाई रिफॉर्म फेल्ड बट वेदर इट वाज एवर डिज़ाइन टू सक्सेस। कि रिफॉर्म्स फेल नहीं होती बल्कि उनको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो कभी कामयाब ना हो। तो वो इस आर्टिकल को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आर्टिकल जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है। अब इसमें वो डिस्कस करते हैं डॉक्टर हुसैन की बुक, उसका चैप्टर 16। उसमें उन्होंने कुछ एनालिसिस और रिकमेंडेशंस दी हैं कि वाई नेशंस फेल। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो इसको समझने की ज़रूरत है कि जस्ट एज रिफॉर्मिंग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कि आप इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को चेंज कर दें विदाउट चेंजिंग द पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम, और पॉलिटिकल जो इक्विलिब्रियम है उसको चेंज नहीं करते, मे नॉट इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशनल इक्विलिब्रियम। इंस्टीट्यूशनल इक्विलिब्रियम को कोई भी असर नहीं करेगी, इम्प्रूव नहीं करेंगे। एंड देयरफॉर जिस तरह अब जिस तरह उन्होंने कहा कि चेंजिंग डी ज्यूरे पावर, कि हम लॉ को चेंज कर देते हैं वाइल लीविंग द सोर्स ऑफ डी फैक्टो पावर इंटैक्ट, और जो लॉ बना रहा है, जो लॉ मेकर है या जो लीडर है वो वैसा ही रहता है, मे हैव लिटल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि आपकी फिर जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उस पर कुछ ज़्यादा बड़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी अगर आप लॉ चेंज करते हो लेकिन लॉ मेकर को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज इवन इफ़ डी ज्यूरे एंड डिफेक्टो पावर चेंज, कि अगर हम लॉ भी चेंज कर देते हैं और जो रियलिटी में पावर रखते हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं,
तो हो सकता है कि जो न्यू पावर को टेक ओवर करें, जो न्यू पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम में आएँ, उनको भी करेक्ट इंसेंटिव्स ना पता हो, उनको भी सही तरकीब जो है वो ना आती हो। 500 प्लस बुक क्या है वाई नेशंस फेल। इसमें जो ऑथर हैं वो इस आइडिया को डिस्प्रूव करते हैं कि जो कुछ नेशंस होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं और कुछ जो होती हैं वो नहीं होती। क्या ये जियोग्राफी की वजह से है, वेदर की वजह से है, रिलीजन की वजह से है, नॉलेज की वजह से है या कल्चर की वजह से है। और वन बाय वन वो इन आइडियाज़ को जो है वो डिस्प्रूव करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ नेबर्स कंट्रीज़ जो कि सेम हिस्ट्री रखती हैं, सेम कल्चर रखती हैं, सेम हिस्ट्री है उनकी, सेम रखने के बावजूद वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिफरेंट तरीके से जो है वो ग्रो कर रही होती हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि 1953 तक एक कोरिया था, लेकिन अब साउथ कोरिया जो है वो वन ऑफ द 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से है एशिया की, जिसकी जो पर कैपिटा इनकम वो $35,000 से $40,000 तक है। और इसके साथ नॉर्थ कोरिया जो कि पुअरेस्ट कंट्रीज़ में आ जाता है कॉन्टिनेंट में। अब जो साउथ कोरिया है वहाँ पे जो है वो रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी है, पीपल पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलती हैं उनको। इसी तरह नॉर्थ कोरिया में सिंगल पार्टी सिस्टम है, 70 सालों से एक ही जो है वो सिंगल पार्टी सिस्टम चला आ रहा है, एक ही फैमिली जो है वो रूल कर रही है। इवन के साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम $250 से $300 तक है, जबकि पाकिस्तान की 180 to $200 तक है। क्लोज़र टू होम, अब उन्होंने कहा कि करीबी बात करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उनकी एग्ज़ाम्पल्स बहुत रेलिवेंट है। ये नहीं कि बांग्लादेश जो है वो कंप्लीट या लाइक वो परफेक्ट है, बट कंपैरिजन जो है वो रेलिवेंट है। 1971 में पर कैपिटा इनकम जो वेस्ट पाकिस्तान जो कि मौजूदा पाकिस्तान है उसकी 180 to $200 थी, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है उसकी 90 to $130 थी। लेकिन अगर अब देखा जाए तो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम वो $2,500 से $2,800 तक है, लेकिन पाकिस्तान की पर कैपिटा जो है वो 1600 से 1800 तक है। इसी तरह एडल्ट लिटरेसी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में 15 to 20% थी, और वेस्ट पाकिस्तान में 20 से 25% तक, और अब जो है बांग्लादेश में वो 75 to 77% और पाकिस्तान में 60 to 62% एडल्ट लिटरेसी रेट है। अब जो राइटर हैं वो तमाम जो ये इल फाउंडेड थ्योरीज हैं उनको रिजेक्ट करते हुए वो वापस आते हैं इंस्टीट्यूशंस पे, और वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दोज हु इस्टेब्लिश्ड प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस प्रोस्पेयर्ड। क्योंकि जब आप अपने पब्लिक के ओपिनियंस लेते हैं, उनका पार्टिसिपेट होता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, तो जो स्टेट होती है उसका जो सिस्टम होता है वो बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। मज़ीद वो कहते हैं कि अगर प्लuralistic पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड होते हैं तो फिर इसी से इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको इंक्लूसिव लॉ मेकिंग, रूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं उनको फिर इंश्योर करवाना पड़ता है। अब इस सारे मामले से कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ होता है, जो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन और लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो लीड करता है। एट दी एंड वो एक ब्रिटेन की स्टोरी बताते हैं कि जब मागना कार्टा 1215 में हुआ और जब बादशाह की कुछ पावर्स जो थी वो बारोन्स को दे दी गई थी। बारोन्स बेसिकली वो पर्सन जिसको बादशाह जो है वो जगीरें और ज़मीनें वगैरह देता है। तो एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई 1688 में, व्हेन पार्लियामेंट प्रिवेल्ड ओवर द मोनार्क, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर जो है वो पैदा हुई और हिस्ट्री जो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसी तरह अगर एक स्टेट जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड है, वो सिंगल पार्टी या सिंगल पर्सन से बिलोंग कर रही है, तो वो जो है वो फेल ही होगी।